हेलो गुड मॉर्निंग। टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य व्यवस्था का एक ये नया टेस्ट सीरीज है, यानी कि ये तीसरा टेस्ट सीरीज होगा। इसके पहले पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था के 2 टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो ये क्लास 9th और 10th के लिए है, यानी कि क्लास 9th 10th के लिए राज्य व्यवस्था के ये टेस्ट सीरीज हैं। अगर आप 6 to 8 या अन्य किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो सामान्य अध्ययन के हिसाब से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, अतः आपको भी देखना चाहिए। आइए इसे देखते हैं। और ये पहला प्रश्न यहाँ है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है। ऑप्शन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। और सही जवाब है कि पंचायत राज की संस्थाओं में, यानी कि पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज का जो अनुच्छेद है यानी कि 243D है, उसके तहत महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया है। जबकि अगर हम बात करें तो बिहार भारत का पहला ऐसा राज्य है जो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, और इसके अलावा अगर अन्य राज्य देखें उसके बाद से, तो हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी महिलाओं को आरक्षण बढ़ा करके 50% कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है। धर्मनिरपेक्ष राज्य के विषय में पहले जानते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है कि वैसा राज्य जिसका कोई धर्म नहीं होता है और वो अपने नागरिकों में धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, यानी कि वहाँ के नागरिक अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो इसमें से कथन कौन सा गलत है, तो धर्म के आधार पर देखिए राज्य का कोई जो है कि अपना धर्म नहीं होता है, यानी कि ये कथन गलत है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य के संबंध में कथन बी जो है वो गलत है, बाकी सब कथन सही हैं। जबकि भारत के विषय में ही कहा जाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि सेकुलर स्टेट है, क्योंकि भारत का कोई धर्म नहीं है। यहाँ पर सभी धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं और अपने धर्म को मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार का अधिकार दिया गया था, यानी कि 1971 में। और यहाँ से अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से सही बयान कौन सा है। ये देखना है आपको कि सही बयान इसमें से कौन सा है। 114वां प्रश्न है ये, इनमें से सही बयान कौन सा है। देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है। और इसमें सही बयान है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती हैं, ठीक है ना। हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक जो है कि लोकतंत्र सैद्धांतिक रूप से समानता पर आधारित शासन पद्धति है, और इस व्यवस्था में बिना भेदभाव के सत्ता में जनता की भागीदारी जो है कि वो सुनिश्चित की जाती है, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान हो जाती है। और नेक्स्ट है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले कौन थे। रंग भेद की नीति के विरुद्ध अगर आवाज़ उठाए थे तो देखिए उसमें नाम आता है सबसे पहले मार्टिन लूथर किंग का। और जो मार्टिन लूथर किंग थे वो अमेरिका के एक पादरी एवं अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के अधिकारों के संघर्ष के प्रमुख नेता थे, यानी कि मार्टिन लूथर किंग ने रंग भेद के खिलाफ जो है कि पहले आवाज़ उठाया था, और उन्हें अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। तो इस तरीके से मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर थे उनकी हत्या कर दी गई थी 1967 ईस्वी में, यानी कि 1968 में उनकी हत्या कर दी गई थी, यानी कि सही जवाब इसका होगा मार्टिन लूथर किंग। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस संसदीय समिति को जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का समीक्षा करती है उसे क्या कहते हैं। तो देख लीजिए, इसका सही जवाब है कि लोक लेखा समिति जो है वो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है। और लोक लेखा समिति के विषय में हम जानते हैं कि इनमें कुल जो है कि 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 जो आते हैं वो लोकसभा से आते हैं और 60 जो आते हैं वो राज्यसभा से आते हैं, यानी कि इस तरीके से कुल 22 सदस्य होते हैं। और नियंत्रक और जो महालेखा परीक्षक है उनकी चर्चा संविधान के भाग 5 में की गई है, और इनके जो अधीन है यानी कि भाग 5 के अधीन 148 से लेकर के और अनुच्छेद 151 के बीच में इसकी चर्चा की गई है। तो इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों का कोरम होना चाहिए, ये नेक्स्ट सवाल है। और इसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम जो है कि सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग जो है कि होना चाहिए, जो कोरम कहलाता है, यानी कि इस तरीके से राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि ये जो संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूप से सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है, ये बताना है। 118वां प्रश्न है। तो हम जानते हैं कि इसमें जो संसदात्मक और जो अध्यक्षात्मक जो सरकारें होती हैं उसमें सरकारों का वर्गीकरण का आधार जो होता है वो विधायिका कार्यपालिका का संबंध होता है, यानी कि विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर सरकार को इस पर वर्गीकरण किया जाता है।
और हम जानते हैं कि जो भारत की जो संसदीय प्रणाली हैं वो ब्रिटेन से ली गई हैं, और इस तरीके से संसदीय प्रणाली का जनक भी ब्रिटेन को ही माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं अब कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य को हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं और उनको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ये वही कौटिल्य थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो उनकी जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, वो एक तरीके से राजनीति पर आधारित पुस्तक है, यानी कि वो इकोनॉमिक्स की पुस्तक नहीं है। यानी किस तरीके से सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। और यहाँ से हम देख लेते हैं 120वां प्रश्न देखते हैं आगे कि भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है। ये 120वां प्रश्न है और ये जो प्रशासन होता है भारतीय संघ राज्य का, वो उपराज्यपाल के द्वारा यानी कि वो संचालित होता है। यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पर एक जो है कि उपराज्यपाल होते हैं और वो उसका संचालित करते हैं। और संघ शासित प्रदेश का जो शासन होता है वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। इस तरीके से भारत में जो कुछ संघ शासित प्रदेश हैं जैसे जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है और पांडिचेरी हैं, ऐसे संघीय प्रदेश है जहाँ पर विधानसभाएं भी होती हैं, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद भी, यानी कि इस तरीके से अलग अलग व्यवस्था वहाँ पर है कुछ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन संप्रदाय के कितने सदस्यों मनोनीत किए जा सकते थे, ये इसमें दे रहा है। तो इसका सही जवाब तो होना चाहिए इसमें से किए जा सकते हैं होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है जो एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। और अनुच्छेद 331 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो 2 सदस्यों को वो नियुक्त कर सकता था, ये उसमें भी दिया हुआ है। ऐसे लोकसभा में जो कुल 545 सदस्य हैं जिसमें से 543 जो हैं वो अपने संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीत कर आते हैं और 2 सदस्यों यानी कि जो एंग्लो इंडियन संप्रदाय के लोग होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है उनकी। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है 120वां प्रश्न 122वां है कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष इसमें से कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके सही जवाब हैं। और संविधान सभा का जो प्रथम और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि राज्यसभा में 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या है। एक सदस्य जो 1/3 सदस्य होते हैं राज्यसभा में वो प्रति 2 वर्ष बाद जो है कि वो सेवानिवृत्त होते रहते हैं, यानी कि प्रति 2 वर्ष बाद इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन ई इसके लिए सही जवाब है। और हम जानते हैं कि राज्यसभा जो है कि एक अस्थायी सदन है और ये कभी भंग नहीं होती हैं। इसका जो कार्यकाल होता है राज्यसभा का वो 6 वर्ष का होता है और इसके जो 1/3 सदस्य हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर नए चुने जाते हैं। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन है यानी कि ई है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वो श्रीलंका की श्रीमती माओ भंडारनायके थी, जो कि ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिख रहा है। इस तरीके से ऑप्शन ई होगा इसका राइट आंसर। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, जबकि जो श्रीमती बेनजीर भुट्टो ये पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री है, जबकि सरोजिनी नायडू जो हैं वो भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए। ये 125वां प्रश्न है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं इसके संदर्भ में। और इसका सही जवाब है कि ये जो है कि संवैधानिक सरकारों का सिद्धांत होता है कि व्यक्ति बदले लेकिन नियम नहीं बदलने चाहिए, और इसमें ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। तो इसमें सही जवाब इसका हो जाएगा कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में उसको प्रमाणित करता है। और लोकसभा को धन विधेयक पर पूर्ण अधिकार भी प्राप्त होता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही लाया जाता है, ये भी आपको जानना चाहिए। दूसरा इसमें एक फैक्ट ये भी है कि राज्यसभा को धन विधेयक को केवल 14 दिनों तक ही रोकने का अधिकार उसको प्राप्त है। और धन विधेयक यदि राज्यसभा 14 दिनों के अंदर नहीं वापस करता है तो दोनों सदनों द्वारा इसे पारित समझा जाता है और इस तरीके से ये कानून बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए। देखिए इसमें सही जवाब है कि अगर कोई राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहता है, कोई भी राजनीतिक जो दल होते हैं, तो उसको कम से कम 6% वैध मत 4 या अधिक राज्यों में उसको प्राप्त करने होते हैं। यानी कि
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 6% जो मत होंगे वो 4 से अधिक राज्यों में उसको प्राप्त करना होता है और इस तरीके से वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में उसको मान्यता मिल जाती है। देखिए इसमें राष्ट्रीय पार्टी को जो मान्यता या जो मान्यता देने का काम है या उसको रद्द करने का काम होता है वो चुनाव आयोग का होता है और हम जानते हैं कि अनुच्छेद 324 में भारत में निर्वाचन आयोग का जो है कि वो गठन किया गया है। तो इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं हम कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित ये सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का जो निर्वाचन होता है वो महासभा और सुरक्षा परिषद के सदस्य संयुक्त रूप से करते हैं। और हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल जो है कि सदस्यों की संख्या वो यानी कि न्यायाधीशों की जो संख्या है वो 15 होती हैं और जिसका 1/3 5 वर्षों के बाद वो हट जाते हैं और इन न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो 9 वर्षों के लिए की जाती हैं। इसका सही जवाब इसमें ऑप्शन ए है यानी कि महासभा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रजातीय भेदभाव, ये प्रजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन है, ये नेक्स्ट प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि ये सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होता है यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि यह किसने कहा है कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है। ये किसने कहा है, तो देखिए अरस्तु ने कहा था कि मानव प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है और अरस्तु यूनान के महान दार्शनिक थे जिन्हें राजनीति शास्त्र का जनक भी माना जाता है यानी कि इसका सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ से कि नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। ये नेक्स्ट प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि जॉन लॉक ने जो है किसका प्रतिपादन किया था। और जॉन लॉक क्या थे, तो एक उदारवादी विचारधारा के वो प्रतीक माने जाते हैं। और इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न है कि न्याय के आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित में से किनके द्वारा जोर दिया गया है। न्याय के आर्थिक आयाम पे जो है कि जो जोर दिया गया है वो पूंजीपतियों द्वारा दिया गया था यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन है पूंजीवादियों के द्वारा या पूंजीपतियों के द्वारा। और पूंजीपतियों का जो विचार है कि पूंजी श्रम जोखिम और प्रबंधन का फल है और इस तरीके से पूंजीपति यह कहने का प्रयास करता है कि पूंजी स्वतंत्र रूप से विचरण करती हैं जो बाजार और आपूर्ति पर निर्भर करती हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती हैं। ये जो है कि 4 प्रकार के रीट जो दायर होते हैं भारत में ये दिया गया है, इसका अधिकार है यानी कि। तो इसमें कह रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती हैं, ये किस स्थिति में इसको जारी किया जाता है। तो इसका सही जवाब है कि ये रीट जो जारी होता है वो दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी से सुरक्षा के लिए इसका उपयोग करते हैं। और भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार के लिए जो है कि संविधान में एक अनुच्छेद है 32 जिसके अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। और संवैधानिक उपचारों के अधीन ही उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है कि दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी से बचाने के लिए ये रीट जारी किया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि राजनीतिक समता पाई जाती हैं। राजनीतिक समता कब पाई जाती हैं, तो देखिए सार्वभौमिक जो वयस्क मताधिकार हैं यानी कि वहाँ पे राजनीतिक समता यानी कि राजनीतिक समता का मतलब है कि राजनीतिक रूप से सबको समानता का अधिकार कहाँ मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक रूप से ये सबको अधिकार मिला हुआ है कि जो वयस्क मताधिकार यानी कि जो एडल्ट होने पर जो आपको राइट टू वोट मिलता है 18 साल की उम्र पार कर लेने पर, तो ये तो सबको मिलता है यानी कि एक तरीके से ये राजनीतिक समानता है या राजनीतिक समता कहते हैं इसको। नेक्स्ट प्रश्न है कि साम्यवाद महत्व देता है। ये साम्यवाद किसका महत्व देता है, तो ये जो है कि सामाजिक समानता को महत्व देता है क्योंकि समाजवाद का मतलब ही होता है कि समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखना। तो साम्यवाद जो है वो सामाजिक भेदभाव को समाप्त करता है और यहाँ तक कि आर्थिक भेदभाव को भी समाप्त करने की उसका मेन उद्देश्य होता है। तो इस तरीके से सही इसका जवाब है कि साम्यवाद जो है कि सामाजिक समता को महत्व देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य विधानमंडल के अपर हाउस का सृजन या उन्मूलन करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके अधीन किसमें निहित होती हैं। राज्य विधानमंडल है यानी कि राज्यों का जो विधानसभाएँ होती हैं तो उसमें उसका सृजन या उन्मूलन करने का अधिकार संसद को होता है यानी कि राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है। और इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं कि संसद को यह भी अधिकार होता है कि वह विधानसभा के प्रस्ताव पर विधान परिषद का सृजन या उन्मूलन कर सकता है। तो और संसद को इसके लिए एक साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। संसद को ऐसा प्रस्ताव लाने के पूर्व
उस राज्य के विधानसभा से ऐसे प्रस्ताव का संकल्प पारित करना होता है। इस तरीके से 137वां प्रश्न इसका देखते हैं कि निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है जिसे संविधान की सूची से हटा दिया गया है। यानी कि ये आप बहुत ही ये प्रचलित ये प्रश्न हुआ करता था जब धारा 370 को हटाया नहीं गया था कि धारा 370 का संबंध किस राज्य से है, तो जम्मू कश्मीर से इसी धारा का संबंध था, यानी कि अनुच्छेद 370 का, और जिसे अगस्त 2019 में राष्ट्रपति के अनुमोदन पर उसको हटा दिया गया था और जो जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा है वो भी उसको हटा दिया गया। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, यानी कि भारत में जो वैध प्रभुसत्ता है वो किस में निहित है, तो ये आपको बताना है। और इसका सही जवाब है कि वो संविधान में निहित होता है। और इस तरीके से भारत में हम ये भी जानते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता है और राष्ट्रपति, न्यायपालिका और मंत्रिमंडल सभी संविधान के द्वारा ही सृजित किए गए हैं या उनका पद है। भारतीय संविधान के विषय में ये भी है कि लिखित संविधान में जो है कि भारत का संविधान भी लिखित है और अमेरिका का संविधान विश्व में प्रथम लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है। और ये प्रश्न आपको मिलेगा कि किस देश के संदर्भ में ये कहा जाता है कि वहाँ का कोई संविधान नहीं है, तो इसका आंसर ब्रिटेन होता है क्योंकि वहाँ पे लिखित संविधान नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नांकित कथनों में कौन राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित है। ये 139वां प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांतों से संबंधित इनमें से कौन है, तो इसका सही जवाब इसमें देख लीजिए। ये जो है कि राजनीतिक सिद्धांत उन सभी विचारों पर विचार करते हैं जिसके आधार पर राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण होता है। दूसरा है कि राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न धर्मों के अंतर संबंधों का विश्लेषण करते हैं और राजनीतिक सिद्धांत समानता और स्वतंत्रता जैसी अवधारणाओं के अर्थ की व्याख्या करते हैं। ये सभी जो ऑप्शन है यानी कि सभी राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित हैं, यानी कि उपयुक्त में से एक सटीक इसका राइट आंसर होगा। और ये देखिए 140वां प्रश्न है कि इनमें से कौन राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित विषय है। राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित विषय इनमें से कौन है, तो देख लीजिए इसमें से लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता ये सभी राजनीतिक सिद्धांतों से ही संबंधित हैं। यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा कथन सही है। 141वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो एक से अधिक जितने भी जो कथन सामने दिखाई दे रहे हैं लगभग वो सभी जो है कि कथन सही हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आप ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने कहा है नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेषाधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है या रक्षा करता है। ये किसने कहा है। आप कथन को देख सकते हैं फिर से कि नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेषाधिकारों को कहते हैं जिसको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और रक्षा करता है। तो ये सही जवाब है कि देखिए ये गेटेल का कथन है, यानी कि ये गेटेल का कथन है जो आप कथन इसमें दिया हुआ है। इसका सही जवाब इसमें से ऑप्शन सी है। और इस तरीके से नेक्स्ट ये प्रश्न है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि अपने विश्वास के अनुसार कोई भी धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता हो। और हम जानते हैं कि धर्म का मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान भी है और धर्म मानव को पवित्र और संयमित जीवन जीने या उसको व्यतीत करने की प्रेरणा देता है। इस तरीके से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संघवाद यानी कि जो फेडरलिज्म है को सहकारी संघवाद किसने कहा है। ये नेक्स्ट प्रश्न है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि केसी वेयर ने कहा था कि भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद हैं। तो इस तरीके से ये राजनीतिज्ञों के सब सिद्धांत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अध्यक्षात्मक यानी कि जो प्रेसिडेंशियल शासन होता है का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। सबसे पहले जो प्रेसिडेंशियल जो रूल जो स्थापित हुआ था या जो शासन व्यवस्था आई थी तो वो यहाँ से संयुक्त राज्य अमेरिका से इसका जो है कि इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन ए सही है और सबसे पहले इसे अमेरिका में लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकार का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षीय रूप में किया जाता है। इसमें ऑप्शन देखना है कि इसका राइट आंसर है कि सरकार का जो वर्गीकरण होता है संसदीय तथा अध्यक्षीय रूप में किया जाता है, विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच के संबंधों के आधार पर होता है। ये प्रश्न इसके पहले भी रिपीट हुआ इसी सेट में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दो सूचियाँ दी हुई हैं। एक तरफ जो है कि दो सूचियाँ हैं और उसमें आपको मिलान करना है। देख लीजिए यहाँ से देख सकते हैं कि देखिए राष्ट्रगीत हैं, एक तरफ ये स्रोत हैं यानी कि राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान या राष्ट्रीय प्रतीक जो है ये कहाँ से संबंधित हैं। देखिए राष्ट्रगीत जो हैं वो राष्ट्रगीत हमारा क्या है, तो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत होता है। राष्ट्रगान है जन गण मन, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है।
राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो अशोक का सारनाथ जो अशोक स्तंभ है, और राष्ट्रीय नारा है वंदे मातरम। तो इस तरीके से इसका हम देख सकते हैं कि सॉरी यहाँ से देख सकते हैं कि देखिए एक बार इसको फिर से मिलान करते हैं, लगता है कुछ गलत हो गया। देख सकते हैं, देखिए राष्ट्रगीत जो है वो वंदे मातरम है, सॉरी राष्ट्रगीत वंदे मातरम होता है। राष्ट्रीय गान ये जनगण मन है। राष्ट्र प्रतीक हैं, यानी कि राष्ट्र प्रतीक हैं जो अशोक का सारनाथ यानी कि जो सिंह स्तंभ लिया गया है, और राष्ट्रीय नारा है ये सत्यमेव जयते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको। और यहाँ से अगला प्रश्न देखते हैं, 148वां प्रश्न है। कोड के आधार पर इसका आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन सी होगा। और इस तरीके से 148वां प्रश्न है, यहाँ भी एक सूची दी गई है, आप देख सकते हैं। एक तरफ जो है कि कुछ सिद्धांत हैं, और दूसरा है कि उससे जो संबंधित देश हैं, यानी कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। तो आप ये कितनी बार पढ़े होंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमारा मौलिक अधिकार लिया गया है। संसदीय व्यवस्था ये ब्रिटेन से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व हैं जो अनुच्छेद 36 से 51 में है, यानी कि वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जबकि संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो साउथ अफ्रीका से ली गई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं अब, 149वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है को भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली किसने कहा है? उसको जो प्रस्तावना है वो लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है, ये बात कहा है, यानी कि डॉक्टर के मुंशी का ये कथन है, और उन्होंने इस बात को कहा है। यानी कि नेक्स्ट प्रश्न है कि 150वां प्रश्न है, और ये देखिए यहाँ से कि प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती हैं? ये आखिरी प्रश्न है इस सेट के लिए, तीसरे सेट के लिए। तो इसका सही जवाब है कि देखिए प्रस्तावना का जो अनुसार है, प्रस्तावना के अनुसार जो परम शक्ति होती हैं लोकतंत्र में, जानते हैं कि वो जनता के हाथों में होती हैं। तो इस तरीके से ये कुल जो है कि 40 प्रश्न थे ये राज व्यवस्था के ये सेट 3 के लिए। और अब आइए देखते हैं राज व्यवस्था के, इसी वीडियो में हम राज व्यवस्था का चौथा सेट भी देख लेते हैं, यानी कि ये तीसरा टेस्ट सीरीज था इसके पहले, और ये चौथा टेस्ट सीरीज होगा राज व्यवस्था के लिए जो क्लास 9-10 के लिए। इसमें देखिए पहला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है कि मतदान का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार है? ये देखिए जो मतदान का अधिकार होता है वो एक तरीके से कानूनी अधिकार होता है जो प्रत्येक देश अपने वयस्क के नागरिकों को देता है। और इसका नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि 112वां प्रश्न होगा, देखिए यहाँ से कि समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी समानताएं आती हैं? समता का जो अधिकार दिया गया है उसके तहत जो है देखिए कानून की नज़र में समानता, भेदभाव एवं विशेष अधिकारों का अंत होता है, अवसर की समानता सबको होती है, यानी कि उपयुक्त में से एक सटीक इसके लिए सही जवाब हैं। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई थी? ये दिखाना है। देखिए प्राथमिक शिक्षा में जो मौलिक अधिकार को संविधान में 2002 में जगह दी गई थी, और वर्ष 2002 में जो 86 यानी कि जो 86वां संशोधन हुआ था, तो देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी। और इसे जो है कि संविधान के 21 क जो अनुच्छेद हैं, यानी कि 21 क में इसको जोड़ा गया है। इस तरीके से इसका सही जवाब है कि इसका राइट आंसर है कि 2002 में। और नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार ने कब से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर रखने या काम पर लगाए जाने को दंडनीय अपराध घोषित किया था? इसका सही जवाब है कि 10 अक्टूबर 2006 से ये प्रावधान किया गया था कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू कामों में या नौकर के रूप में नहीं रखना है। तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों में या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में ये सब चीज़ें हैं। भारत कैसा राज्य है? ये बताना है कि भारत कैसा राज्य है। हम जानते हैं कि भारत जो है कि एक कल्याणकारी राज्य है, और नीति निर्देशक तत्वों में भी कहा गया है कि भारत जो है कि एक लोक कल्याणकारी राज्य है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी को माना जाता है, ये अगला प्रश्न है। देखिए गांधी को जो है कि गांधी को दार्शनिक और ये यानी कि रजकतावादी माना जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है। और आप देख सकते हैं यहाँ से कि नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है, 117वां प्रश्न होगा कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? पंचशील का जो समझौता हुआ था वो 1954 में हुआ था। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे, और चीन का जो वो प्रधानमंत्री थे यानी कि चाउ एन लाई के बीच में ये समझौता हुआ था, पंचशील का समझौता। हालांकि बाद में चीन ने पंचशील के समझौते को जो है कि उल्लंघन किया और 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया था। नेक्स्ट है कि छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? ये 118वां प्रश्न है। छाया मंत्रिमंडल जो है कि ब्रिटेन की संसद की ये विशेषता है, और यहाँ पर विपक्ष के द्वारा भी एक मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। तो इस तरीके से सही जवाब इसका है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। और नेक्स्ट है कि वार एंड पीस
ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वार एंड पीस जो है कि ये लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। देखिए इसमें और जो इसमें प्रश्न ये ऑप्शन जो दिए हैं, यानी कि सरोजिनी नायडू ने एक बुक लिखा है, यानी कि गोल्डन थ्रेशोल्ड उसका नाम है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, यानी कि जो गीतांजलि है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि जनमत क्या है? जनमत है ये बताना है कि जनमत क्या है। तो देखिए जनमत जो है कि इसमें से बहुमत की राय है, राजनीतिक मामलों पर जनता की राय कह सकते हैं, संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए उचित तर्क पर आधारित भी एक राय होती है, यानी कि ये सभी ऑप्शन इसमें से सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली जो है की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी? संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है उसकी अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब है कि भारत की थी वो विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो 1953 में उसकी अध्यक्षता की थी, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। और यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं कि और ये जो विजय लक्ष्मी पंडित थी, यानी कि ये प्रथम महिला थी जो जनरल असेंबली की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? द्विदलीय पद्धति जो है कि ये अमेरिका में पाई जाती है और वहाँ पर दो दल हैं, रिपब्लिकन दल हैं और एक है डेमोक्रेटिक पार्टी की रिपब्लिकन पार्टी है और एक है डेमोक्रेटिक पार्टी। और शेष देशों में जो है कि बहुप्रणाली यानी कि बहुदलीय व्यवस्था है, जैसे कि भारत में भी है, यानी कि एक से अधिक राजनीतिक दल यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत हैं? यूएन चार्टर जो है वहाँ पर कितने सिद्धांत हैं? तो देखिए उसमें 7 जो है कि सिद्धांत उसमें है, मूल रूप से देखे गए हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि ओबीसी के वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था? इसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था। ये 124वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि रामनंदन समिति उसका नाम था। और इस समिति ने ओबीसी के क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए इसे नियुक्त किया गया था। और वर्तमान में क्रीमी लेयर का सीमा जो है कि 8 लाख रुपया है। और देखिए इसी संदर्भ में ये भी जानने वाली बात है कि मंडल आयोग ने जो अपना रिपोर्ट पेश किया था अगस्त 1990 में, जिसके तहत ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि लंदन में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? ये बताना है। तो इसमें सही जवाब इसका है 1953 में ये नियुक्त किया गया था और काका कालेलकर जो है कि इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाता है, जिसका तात्पर्य क्या है? ये बताना है, यानी कि इसका सही जवाब है कि गुटनिरपेक्षता का तात्पर्य है कि शक्ति गुटों के प्रति तटस्थ रहना और किसी भी गुट के प्रति ना तो झुकाव होना और न ही मतलब उससे किसी प्रकार का भेदभाव रखना, यानी कि किसी भी गुट में शामिल ना होना ही गुटनिरपेक्षता की नीति है। और इस तरीके से शक्ति गुटों के प्रति तटस्थ रहना यानी किसी भी गुट में शामिल नहीं रहना। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने की क्या चुनौती नहीं है? लोकतंत्र को सशक्त बनाने की क्या चुनौती नहीं है, ये लिखना है। तो इसका ऑप्शन है इसमें से जो एक से अधिक इसका राइट आंसर है, यानी कि सभी जो इसके लिए सही जवाब हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकतंत्र की सफलता का मापदंड क्या है? लोकतंत्र किस मापदंडों पे या किस मानदंडों पे सफल हो सकता है? तो देखिए इसके लिए भी है कि ये सभी ऑप्शन दिख रहे हैं जो लोकतंत्र की सफलता के मानदंड हैं, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसका भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो देख लीजिए इसमें लोगों के बीच टकराव का अभाव, ये जो है कि शासन व्यवस्था के संदर्भ में कथन सही नहीं हो सकता है। आर्थिक, देखिए इसमें जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि निर्णय लेने में देरी हो परंतु सही निर्णय लेने की संभावना है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन है। और यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? 130वां प्रश्न है और इसमें है कि लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का जो सही आधार है वो उसको लेकर के जो विद्वान हुए उसमें सामंजस्य जो है कि हैं। और इसमें सबसे ये सही जवाब है कि यानी कि विविधताओं में सामंजस्य रखना, ये जो है कि लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का सही आधार है कि जो उस देश में जो भी विविधताएं हैं उसमें सामंजस्य किस प्रकार का है। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र की सफलता के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? लोकतंत्र की सफलता के संदर्भ में ये एक सही कथन इसमें से कौन सा है? तो देख लीजिए इसमें जो लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता समाप्त करने में समर्थ हैं, ये जो है कि
लोकतंत्र की सफलता का मूल मंत्र होता है कि अपने नागरिकों के बीच में आर्थिक असमानताएं हैं उसको समाप्त करने में समर्थ हों, यानी कि उसको समाप्त करें। जबकि हम देखते हैं कि भारत में जो अमीरी और गरीबी के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है, और इस तरीके से भारतीय लोकतंत्र को भी की सफलता के लिए ये सबसे आवश्यक तत्व हैं कि यहाँ के लोगों के बीच में जो अशिक्षा है, असमानता है, और जो और विभिन्न इसके जो दुष्प्रभाव हैं जिसको समाप्त किया जाए, और जिसके बदौलत हमारा लोकतंत्र भी सफल होगा। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। तो देखिए भारत के जो है यानी कि भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में जो है कि नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जबकि भाग 3 यानी कि अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार हैं। भाग 4 जो दिया गया है अनुच्छेद 36 से 51 ये नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है, ये बताना है। तो इसमें सही जवाब है KT शाह ने कहा था, और भाग 4 पर जो है कि ये टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा था कि किसी बैंक में देय ये जो है कि उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती हैं। इसलिए इसमें जो चौथी जो अनुसूची हैं वो राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है चौथी अनुसूची, राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत इसमें से कौन आती हैं। तो देख लीजिए इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है यानी कि जो मजदूर संघ होता है वो समवर्ती सूची में वर्णित हैं। और हम जानते हैं कि भारत में 3 प्रकार की सूचियाँ दी गई हैं, और जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हैं। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार होता है। अब समवर्ती सूची में अगर देखा जाए तो ये जान लीजिए कि समवर्ती सूची में 52 विषय हैं वर्तमान में भी। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। राजनीतिक दल बदल जो हुआ था उस पर जो है कि 52वां संशोधन किया गया था, और 1985 में राजीव गांधी की जब सरकार थी उस समय दल बदल कानून भी लाया गया था, और इसे 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 जो है कि अन्य आयुक्तों को भी नियुक्ति करते हैं उसमें। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है। पीठासीन अधिकारी राज्यसभा का कौन होता है। तो देखिए भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कि पीठासीन अधिकारी होता है उसका, जो कि ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ऑप्शन ई इसके लिए राइट आंसर है। और नेक्स्ट यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक गुटनिरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है। गुटनिरपेक्षता का मूल रूप से अभिप्राय क्या है। देखिए ये प्रश्न इसके पहले भी मिला हुआ था, यानी कि गुटनिरपेक्षता का मतलब है कि शक्तियों व गुटों के प्रति तटस्थ रहना, यानी कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। भारत अपने विदेश नीति के तौर पर गुटनिरपेक्षता को ही अपनाया है, और भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में निहित होती है। ये प्रश्न अभी मिला हुआ था इसके पहले जनता में, इसका राइट आंसर होगा। योजना का विषय किस सूची में आता है। योजना का जो विषय है ये किस सूची के अंतर्गत आता है। तो देखिए ये भी समवर्ती सूची में ही वर्णित है। और यहाँ से देख सकते हैं कि वर्ष 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था। 1956 में राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था वो भाषा के आधार पर किया गया था, और आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जो अक्टूबर 1953 में गठित हुआ था, और भाषा के आधार पर उसे पहले बनाया गया था। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न हम देख सकते हैं कि किस समिति का अध्यक्ष प्रायः विपक्षी दल से होता है। कौन सी ऐसी समिति है, यानी कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो प्रायः विपक्षी दल का होता है, और लोक से लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी पार्टी का यानी कि नेता होता है। तो इस तरीके से सही जवाब इसका है लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा संसद में मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष किया गया था। देखिए इसमें ये भी आप काफ़ी चर्चित हैं और कई बार ये एग्जाम में आते हैं, यानी कि जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, और उसमें जो मतदान की आयु है उसे 21 वर्ष से घटा करके और उसे 18 वर्ष कर दिया गया था।
और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्याति अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है, ये बताना है। तो देखिए अनुच्छेद 123 के अधीन राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है और राष्ट्रपति अध्यादेश को तब भी जारी कर सकता है जब सत्र नहीं चल रहा हो, यानी कि, और उसमें इसका सही जवाब है कि सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर ऐसे प्रस्ताव पर अनुमोदन करना जो है कि वो ज़रूरी होता है, जबकि किसी भी सत्र के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इस तरीके से 6 माह और 6 सप्ताह का अधिकतम जो है कि अध्यादेश रह सकता है, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 6 महीने तक। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया था। भारत का राष्ट्रपति सर्वसम्मति से किसे चुना गया था, तो देखिए नीलम संजीव रेड्डी को चुना गया था। 1969 का जो चुनाव हुआ था जिसमें बीबी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी लड़ रहे थे, और इसमें नीलम संजीव रेड्डी को चुनाव में जो है कि निर्विरोध रूप से चुना गया था, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन डी है। प्राक्कलन समिति में कौन सम्मिलित किए जाते हैं, प्राक्कलन समिति में, ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न है। और इसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं और लोकसभा के 30 सदस्य इसमें होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, ये भी आपको जानना चाहिए। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने कहा है कि गुण खून में होता है शांति में नहीं। गुण जो है कि खून में होता है लेकिन शांति में नहीं होता है, ये हिटलर का कथन था। और हिटलर के विषय में आप जानते हैं कि उसका जन्म जो है कि 20 अप्रैल 1889 को वॉन में हुआ था, और 1945 में यहाँ से देख सकते हैं जो हिटलर जो विश्व युद्ध हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसमें हिटलर की जो है कि महत्वपूर्ण भूमिका थी। और हिटलर ने एक अपनी आत्मकथा भी लिखी है जिसे मेन काम्फ के नाम से जानते हैं, यानी कि मेरी आत्मकथा उसका नाम है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है 149वां प्रश्न है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि युद्ध एवं हिंसा को महिमामंडित करने वाला विचारक कौन था। युद्ध और हिंसा को महिमामंडित करने वाला जो विचारक था, यानी कि इसमें से देखिए जो ऑप्शन आपके सामने है, यानी उसमें से सभी लोग जो है कि इसके सही जवाब हो सकते हैं, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसके लिए राइट आंसर है। और नेक्स्ट है कि संरचनात्मक जो हिंसा के रूप कौन कौन से इसमें देखना है। तो देखिए जो संरचनात्मक हिंसा है, यानी कि इसमें जो संरचनात्मक हिंसा के रूप में परंपरागत जाति व्यवस्था है, पितृसत्ता के आधार पर निर्मित समाज भी होता है, औपनिवेशिक शासन भी होता है, और नस्लवाद, ये सभी जो है कि इसके हिस्से हो सकते हैं, यानी कि एक से अधिक इसके लिए भी राइट आंसर होगा। तो ये हमारा देखा आपने कि ये राज्य व्यवस्था के यानी कि टेस्ट सीरीज 3 और 4 हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और बाकी वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ से आपको सभी वीडियो जो है कि सिस्टमेटिक रूप से मिलेंगी और आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं।